अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज अवैस अफजल। वेलकम टू योर रहनुमाई सीजन 4 नेवर लेट योर डिग्री ड्राइव योर करियर। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो एक सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे तो ही कामयाब होगे। और जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो हमारे सामने हमेशा वो टीका पकड़े या गले में वो स्टेथोस्कोप डाले कुछ लोग हैं, उन्हीं का चेहरा सामने आता है। लेकिन दुनिया में कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वार्ड से निकल के दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तहैया किया। आज हमारे साथ डॉक्टर फरीहा अनवर हैं, जो कि कंट्री मैनेजर हैं पेप फाउंडेशन की। डॉक्टर फरीहा पिछले 6 साल से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इम्पैक्ट लैंडस्केप को पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरीहा, वेलकम टू द Thank you, guys. Happy to be here. थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर फरिया, हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, देन हम वहाँ से आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। So I'm Fariha Anwar. I am currently serving as the country manager of PEP Foundation. डिग्री मेरी BDS थी। मैंने 2011 में ग्रेजुएट किया था एज ए डेंटिस्ट। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुझे नहीं इसके साथ लॉन्ग टर्म करियर के तौर पर सही नहीं लगी थी। सो 2015 में मैंने जो है ये शिफ्ट देना शुरू किया और सोशल एंटरप्राइज एक फील्ड थी जो मुझे अट्रैक्ट करी थी। इसमें मैंने एज एन इकोसिस्टम बिल्डर काम करना शुरू किया और 2015 से अभी तक मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। करंटली मैं पेप फाउंडेशन के साथ उनके 5 प्रोग्राम्स मैनेज कर रही हूँ, जो कि हायर एजुकेशन का एक्सेस और की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी पूरे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप और खासतौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने के लिए अमेजिंग। सो वी हैव डेफिनेटली हमारा जो भी एक सफ़र स्टार्ट होता है वो एजुकेशन से होता है। मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने BDS स्टार्ट किया, लाइक BDS आपकी अपनी चॉइस थी और क्या स्ट्रगल करनी पड़ी आपको इस सारे टेन्योर में एजुकेशन की आपके? BDS डेंटिस्ट्री मेडिकल मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मुझे यही सिखाया पढ़ाया शुरू से यही गया था कि स्पेशली लड़कियों के लिए यही सेफ प्रोफेशन है, इसलिए इसी में जाना है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। आई रजिस्टर्ड अलॉट, लेकिन ज़ाहिर है एक यंग एज में फिर आप कितना रजिस्टर हो सकते हो। सो आई chose BDS instead of MBBS just because I wanted to cut short the period of my medical studies. और मुझे शुरू से कॉलेज में जाने से पहले भी मुझे यही मेरे इरादे थे कि मैंने बाद में फील्ड स्विच कर जानी है जब भी मुझे पढ़ाई के 4 साल ठीक गुजर गए थे। फॉर सम रीजन एकेडमिक्स हमेशा मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए मुझे वो इसमें मुश्किल नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो वो नहीं हो रहा था, क्लिक नहीं कर रहा था। मुझे बिल्कुल क्लियर शुरू से ही समझ आ गया था कि ये पैशन नहीं है। मैं उसको जितना भी अच्छा इसमें काम करती रहूँ, चाहे मेरे पेशेंट्स वगैरह खुश होते थे, मेरे सीनियर्स भी बहुत खुश थे, लेकिन मैं खुद जो हूँ रोज़ एक ड्रेड करती थी हॉस्पिटल। सो मुझे जो है ना सही समझ नहीं आ रहा था। चैलेंज इस वक्त सबसे बड़ा ये था कि मैं इस सारे अरसे में जब मैं BDS करी थी तब भी, और उसके बाद जब मैं डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करी थी तब भी, मैंने सर्च बहुत करने की कोशिश की कि कोई करियर काउंसलर मिल जाए मुझे पाकिस्तान में जो मुझे हेल्प कर सके। अगर मैंने स्विच करनी है अपनी फील्ड तो मैं कैसे स्विच कर सकती हूँ, क्या फर्दर डिग्रीज हैं। मुझे थोड़ा सा पता था कि कुछ डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को मैंने देखा था जिन्होंने MBA किया था पढ़ाई के बाद, कुछ इंजीनियर्स का मुझे पता था जिन्होंने MBA किया था, बट आई डिडंट नो कि क्या प्रोसेस होता है, क्या कोई अपनी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज कराना होता है, कैसे एडमिशन होते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसे में। सो फिर डेफिनेटली आपने मेंशन किया आपने एजुकेशन के बाद BDS की प्रैक्टिस स्टार्ट की। आपने एक मुख्तर अरसा जो है अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस को जो कंटिन्यू किया। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ अगेन मैंने जो अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, एक मिथ है कि भाई आप डॉक्टर हो तो कामयाब हो। वो क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था जब आपने मतलब के डिसीजन लिया कि ओके नाउ मुझे ये छोड़ के अब एक नई लाइफ में जाना है? वो क्या इंडिकेटर से आपने ये करने का डिसीजन ले लिया अचानक? So, मुझे बिजनेस की तरफ बहुत बचपन से ही शौक होता था। मुझे होता था कि जैसे ये मुझे सोशल डेवलपमेंट का भी शौक था और बिजनेस का भी शौक था, लेकिन मुझे इनको कंबाइन एक फील्ड का नहीं पता था। डेंटिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंट्स ऐसे होते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एंड आई वुड प्रोवाइड देम
ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मुझे लगता था कि ये काफ़ी नहीं है। कुछ ऐसे काम होने चाहिए, कुछ ऐसे सिस्टम्स बिल्ड होने चाहिए जो इनको पॉवर्टी के साइकिल से निकाल सके। इनको मेरी चैरिटी की और मेरी फिलैंथ्रोपी की ज़रूरत ना हो। ये इस टॉपिक में मैं बहुत सोचती थी, फिर मैंने एक फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मैं फेसबुक पे कोई थर्ड पार्टी के ऊपर थी वो। वहाँ पे आई रिमेंबर कि एक शख्स की पिक्चर लगी हुई थी और नीचे कैप्शन में उसका कोट था जो कह रहा था कि हमें एनजीओ वगैरह आती हैं, फ्री फूड देकर चली जाती हैं, फ्री मेडिसिन देकर चली जाती हैं, वी डोंट नीड दैट। अगर हमारे पास जॉब्स होंगी तो फिर हमें फ्री मेडिसिन और फ्री फूड की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमें जॉब्स की ज़रूरत है। ये एक बड़ा दिस वाज अ मोमेंट दैट स्टक विद मी, जो ये ज़हन से निकल नहीं रहा था। I started searching role of entrepreneurship in social development, and that's when I came across the term social entrepreneurship. जितना ज़्यादा पढ़ा इस फील्ड के बारे में, उतना ज़्यादा मैं फैसिनेटेड और इंटरेस्ट हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे ये मेरे जितने पहला पैशन था सोशल डेवलपमेंट का, एक लोगों को हेल्प करने का और एक बिजनेस का, ये उनको कंबाइन कर रहा है और एक सिस्टेमिक चेंज लेकर आ रहा है। ये उन लोगों को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो मुश्किल रात में रह रहे हैं, ये उनको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करता, उनको एज ए रिसोर्स ट्रीट करता है। उनको उनके अपने पैरों पे खड़ा होने का एक जरिया बताता है। उनको सिर्फ एक असिस्टेंस और फिलैंथ्रोपी और चैरिटी की नज़र से नहीं देखता। तो ये जो एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इस पे फिर मैंने सर्च शुरू की। मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के, Author of Brahmin Bay। उनकी 2 बुक्स का पता चला, वो मैंने पढ़ी थी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी और वेंचर टू द पूर। सो वो बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर देता है कि क्या चेंज लेकर आ सकती है एक अच्छी कामयाब सोशल एंटरप्राइज माशरे में। और ये कैसे एक एनजीओ जो हेल्प करती है उससे कैसे डिफरेंट है, और कितना इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या हो सकता है, ये दुनिया में क्या तब्दीली लेकर आ सकती है। सो वो बहुत बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी अपनी डेंटिस्ट्री की जॉब के साथ साथ। मेरे पास एक सिस्टम, कंप्यूटर का सिस्टम होता था मेरी जॉब के लास्ट में, जिसमें EMR होता था, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। मुझे सारे पेशेंट्स जो मैं ट्रीट करती थी उनका डेटा सेव करना होता था। तो जब जब मेरे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम निकलता था, आई वुड स्क्वीज इन दिस रिसर्च में, वहाँ पे बैठती नेट पे सर्च करती रहती थी कि क्या। और जितना कुछ मुझे सोशल एंटरप्राइज के बारे में पता लग सकता था ऑनलाइन रिसर्च से और ये बुक्स वगैरह से, वो मैं पढ़ती रही। 6 months after I started reading into social entrepreneurship, I resigned from my job and I started looking for jobs in this particular sector. अमेजिंग। सो डेफिनेटली प्रिया, आपने जिस तरह से एक शेयर किया कि आपने एक बेस बनाई, पहले स्विच करने से पहले आपने डेफिनेटली अपना पेपर वर्क कंप्लीट किया, एक स्टडी किया उस जो कि एक राइट वे था किसी भी चीज को, नई चीज के तरफ जाने के लिए। फिर भी हम जब बुक से पढ़ते हैं और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होता है। एक अगेन एज ए फीमेल, एज ए डॉक्टर, स्पेशली अगेन मैं फीमेल वाली जो बात कर रहा हूँ कि आप अचानक एक डॉक्टरी की फील्ड से जब इस तरफ आए, और मार्केट ने कैसे आपको वेलकम किया? क्या लाइक क्या आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली वो कैसे मिली, और क्या स्टार्ट क्या था उस अपॉर्चुनिटी का? That's a very good question. इसके लिए अगेन होमवर्क बहुत काम है। जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी है कि किसी भी चीज का फर्स्ट स्टेप ना यूजुअली रिसर्च ही होता है। जितना अच्छा आपकी रिसर्च होगी, जितना अच्छा होमवर्क होगा, उसी पे फिर सारी फाउंडेशन, सारी बिल्डिंग उसी पे खड़ी है। सो सबसे पहले तो मैंने रिसर्च की अपनी थ्योरी के ऊपर कि सोशल एंटरप्राइज है क्या, क्यों मुझे पसंद है। मैंने इवन बाय ड्यूरिंग प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री मैंने एक पूरा रिसर्च प्रपोजल लिखा कि मुझे जितनी थ्योरी मैंने पढ़ी है उसमें मुझे गैप क्या लगा है, और उस गैप को फिल करने के लिए क्या रिसर्च करने की जरूरत है। मैंने वो पूरा रिसर्च प्रपोजल लिखा। फिर मैंने सारी यूनिवर्सिटी सर्च की, बाहर की, जो ये कोर्स पढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जा रहा था। मैंने यूनिवर्सिटी सारी सर्च की बाहर की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। मैंने वहाँ पे अप्लाई करने की सारी प्रोसीजर देखनी शुरू की। ये मुझे अंदाजा हो गया था कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी होता है यूजुअली बाहर की यूनिवर्सिटी में। सो मैंने फिर पाकिस्तान में सर्च किया कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। पूरी मैंने लिस्ट बनाई। लाहौर में मुझे पता चला कि मैं इस वक्त रावलपिंडी में थी, मुझे पता चला था कि लाहौर में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, क्योंकि ये फील्ड पाकिस्तान में 2015 में बहुत नहीं थी।
अभी भी इसकी उतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है जितनी आई वुड वांट, लेकिन चले पहले से बहुत ज़्यादा है। कल लाहौर में मुझे पता चला, लकीली माय सिस्टर वाज़ लिविंग हियर, सो आई मूव्ड इन विद हर फॉर सम टाइम आफ्टर रिज़ाइनिंग फ्रॉम माय जॉब। अ, एक और काम जो मैंने जॉब रिज़ाइन करने से पहले इंश्योर किया वो ये कि आई मेड श्योर आई हैड इनफ सेविंग्स टू लास्ट मी फॉर लाइक 6 टू 8 मंथ्स, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करते हैं तो it does take a financial hit on you. And of course, आप rely नहीं कर सकते किसी पे. You have to be self-sufficient during that time. So I started saving money during those 6 months जब मैं पढ़ रही थी और मेरा माइंड बन रहा था कि चेंज करना. So एक तो मैंने सेविंग्स अपनी रखी, दूसरा मैंने अपनी रिसर्च रखी, तीसरा मैंने ये काम किया कि मैंने started reaching out to people जो भी पाकिस्तान में मुझे पता लग रहा था कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं. कुछ लोग बहुत अच्छा बहुत वेलकमिंग रिस्पॉन्स भी देते थे, इसलिए कि हर कोई बिजी होता है अपने काम में, और किसी के लिए भी बहुत आसान. हाँ, सो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द पीपल जो भी मुझे नेट के थ्रू ही पता चला कि जो सोशल एंटरप्राइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे उनकी अपनी सोशल एंटरप्राइजेज हैं या उनकी कोई सोशल एंटरप्राइज सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कोई इंक्यूबेटर. तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट to everyone. Most of the people are very welcoming, and they ask you to come in and have a meeting and discuss if you want. तो वो फिर मैंने इसी तरह जाकर नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी. एक सोशल एंटरप्राइज थी गेटरिक्सी के नाम से लाहौर में, वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिली एंड आई इंटर्न देयर फॉर 5 वीक्स. उसी ऐसे में मैं सोशल इनोवेशन लैब जो पाकिस्तान का फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज इंक्यूबेटर है, वहाँ पे मुझे उसका पता चला. आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द टीम. persistent efforts करनी पड़ती हैं, रेगुलर जेंटली persistent होना पड़ता है. बट फाइनली दे इनवाइटेड मी ओवर फॉर अ मीटिंग विद द कोडेक्टर. उस मीटिंग के लिए भी आई मेक श्योर कि आई डिड माय होमवर्क. मुझे सारे फैक्ट्स फिगर्स और एक स्नैपशॉट पता था पूरी दुनिया में जो सोशल एंटरप्राइज सेक्टर का हो रहा है और जो पाकिस्तान में भी उस वक्त तक हो रहा था, और जो एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में काम कर रही हैं इस तरह से, और उनका जो इम्पैक्ट हो जाए जैसे हुआ था, तो वो मुझे सारा नॉलेज थी उस बारे में. द मीटिंग विद द को डायरेक्टर ऑफ सोशल इनोवेशन लैब वेंट वेरी वेल. मगर व्हेन आई केम बैक आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम देम फॉर 2 months. लाइक आई वाज टोल्ड कि नहीं, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसमें हम आपको अभी एडजस्ट कर सकें. एंड आई केप्ट आस्किंग एवरीवन कि मुझे सीखना है बस. सो आई जस्ट वांट कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाए या कोई भी पोजीशन मिल जाए. आई जस्ट वांट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, एंड आई वांट टू हेल्प यू आउट एंड आई वांट टू लर्न. सो ये ऐसी ऑफर होती है कि कोई इस पर नो नहीं कर सकता. स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर यूजुअली वर्किंग विद वेरी स्मॉल टीम्स और वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रही होती है. इसलिए अगर उनको एक एक्स्ट्रा रिसोर्स मिल रहा हो जो काम करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, पैशन जिसमें नज़र आ रहा हो, तो वो उसको बहुत वेलकम करती हैं. सेल में मेरी जो मीटिंग हुई, आई डिडंट हियर बैक फ्रॉम देम फॉर 2 months, बट आफ्टर दैट आई रिसीव्ड अ कॉल कि एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए. So if you are available, just please join. So I joined Social Innovation Lab in February 2016, which is like 4-5 months after I had resigned from my dental job. Or in 4-5 months, I did not have any job. So February 2016, I joined the Social Innovation Lab for 3 months. ये 3 months का एक project था, internship position थी. उस पर हम कर रहे थे, एक event organize कराना था सोशल इनोवेशन से रेलिवेंट. उस पर आई मेड श्योर कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं कितना वैल्यूबल रिसोर्स बन सकती हूँ किसी भी कंपनी के लिए. वो मैंने एक हार्डवर्क के थ्रू प्रूव किया कि मेरा काम जो है उसकी एफिशिएंसी और मेरे वो चीज़ें नज़र आएँ कि मैं काम को सीरियस बहुत देती हूँ, अटेंशन टू डिटेल है, कुछ मिस नहीं करती. पूरा जो है एबल टू थिंक थ्रू एवरी स्टेप जो भी मुझे काम दिया जाता है. आई मेक श्योर कि वो बहुत बेस्ट हालत में जाए जो है वो आगे सबमिट हो. दूसरी चीज़ मैंने जो है अपनी इंश्योर प्रूव करनी थी कि लर्निंग कैपेबिलिटीज मुझ में है, एंड आई एम अ वेरी प्रोएक्टिव लर्नर. तो इसलिए मैं एक चीज़ मैंने सीखी कि लर्निंग जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो लर्निंग के
वो तरीके नहीं होते जो कि हमने कॉलेज और स्कूल में देखे होते हैं। कॉलेज और स्कूल में हमें ये बताया जाता है कि आपने लेक्चर सुनना है, किताब पढ़नी है और फिर एग्जाम में जाकर रिपीट कर देना है जो आपने सुना और पढ़ा है। उसमें रियल लाइफ में ऐसे नहीं सीखा जाता। रियल लाइफ की लर्निंग बहुत डिफरेंट होती है। रियल लाइफ में लर्निंग करने के लिए बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ता है, स्पेशली जब आप स्कूल कॉलेज या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रेलिवेंट नहीं है और आप किसी ऐसी जॉब में अपनी ऐसी फील्ड में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी के लिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है। सो उसमें लर्निंग आपने ऐसे करनी होती है कि एक तो आप हर इंसान से सीखना शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि आप 5 मिनट के लिए भी किसी से मिल रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको उसके एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर रहे हैं। सो आप डिस्कशन टीम के साथ डिस्कशन करने से सीखते हैं। आप अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उससे कितना रेलेवेंट है, उससे कितना डिफरेंट है। अगर गैप है थ्योरी और प्रैक्टिस में, तो क्या प्रैक्टिस गलत है या थ्योरी जो है वो अभी जो है सही तरह से प्रैक्टिस को कैप्चर नहीं कर पा रही, क्या इशूज़ हैं, इस बारे में सोचना होता है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस, पॉडकास्ट जितनी मुझे मिलती थी इन टॉपिक्स पे, इनसे बहुत ज़्यादा मैं करती थी। फिर अगर सोशल इनोवेशन लैब कोई भी सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है इन टॉपिक से रेलिवेंट, बेशक क्योंकि मेरा काम नहीं भी होता था और अगर मुझे उनके लिए एक्स्ट्रा भी स्टे करना पड़ता था, आई वुड ऑलवेज स्टे बैक एंड मेक श्योर कि मैं अटेंड करूँ सेशन, ताकि अगेन हर जगह से मुझे, यू हैव टू बी लाइक अ स्पंज। आपको इल्म हर जगह से एब्जॉर्ब करना पड़ता है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग finding your feet in a new profession, in a new field. So ये इस तरह से मैं बड़ी प्रोएक्टिवली लर्न करती थी। एक और चीज़ मैंने सीखी जिसे कहते हैं लर्निंग ऑन समवन एल्सेस एक्सपेंस, यानी आप जो ऑन जॉब जो है आपके स्किल्स लर्न कर सकते हैं। सो मैंने लर्न करना शुरू किए अपने स्किल्स प्रोजेक्ट्स ले लेकर। मुझे जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे मेरे सीनियर से, आई वुड नेवर से नो टू एनी टास्क दैट वाज असाइन्ड टू मी। मैं ऑनेस्ट होती थी अपने सीनियर्स के साथ कि मुझे सीखना पड़ेगा, सो दैट माई टेक टाइम। मेरा वर्क शायद शुरू में इम्परफेक्ट हो, लेकिन मैं ये भी बता देती थी कि आई वुड लव टू लर्न, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ असाइन मी दिस टास्क। आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स सीखने शुरू किए। कुछ स्किल्स मुझे पता चल गया बहुत रेलिवेंट हैं और शायद सारी फील्ड्स के लिए ही मोर और लेस रेलिवेंट हैं। एक है वो राइटिंग स्किल्स, एक रिसर्च स्किल, कंटेंट डेवलपमेंट, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये सारे वो स्किल्स थे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स ये है जो मुझे कहीं ना कहीं काम आते हैं। एक और चीज़ मैंने देखी कि जो ये एंटरप्रेन्योरशिप में जो स्टार्टअप्स होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे बताया कि ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रही होती हैं, तो इनमें क्रॉस फंक्शनल रोल्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मली डिवाइडेड नहीं होते रोल्स, और एक हर एम्प्लॉय से, हर टीम मेंबर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड जो है उस पर कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, मल्टीपल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती हैं बाउंड्रीज। मुझे मेरे लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद रहा था ये एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर मैंने मल्टीपल स्किल्स सीखी। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी की, इवेंट मैनेजमेंट भी की, रिसर्च भी किए, कंटेंट डेवलपमेंट भी किया, एक मॉड्यूल पूरा डेवलप किया जो करिकुलम का पार्ट बना, फिर राइटिंग भी बहुत की, प्रेस रिलीजेस लिखी। सो हर चीज़ सीखते सीखते जो है उसी की प्रैक्टिस करते करते बेहतर होगी। सो फिर इसके साथ साथ मैं अपनी थ्योरी को भी बहुत अपडेट रखना चाहती थी। तो मुझे सोशल डिवाइस भी मैं ऑनलाइन सर्च करती रहती थी, मुझे जो नए रिसर्च आर्टिकल्स मिलते थे, जो अपडेट्स मिलती थी, जो केस स्टडीज़ मिलती थी, जो डॉक्यूमेंट्रीज मिलती थी, मैं कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पढ़ती रहती थी, देखती रहती थी कि मेरी नॉलेज जो है ना वो कहीं पे लैक ना करे। इफ़ आई से कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस फील्ड और मुझे चांस थी इस फील्ड में, तो वो नज़र भी आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें थी जो आहिस्ता आहिस्ता सीखी। रीचिंग आउट, नेटवर्किंग, ये मैंने कंटिन्यू रखा इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब एट सोशल इनोवेशन लैब। मैं देखती थी कि कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं, आई वुड कंटिन्यू रीच आउट टू देम, आई वुड रिक्वेस्ट अ मीटिंग। और जस्ट मैं कहती थी कि बस मुझे जस्ट आप एक चांस दे दें, एक मीटिंग करनी है, मुझे ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मैंने आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद यू। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी ओपन एंड वेलकमिंग। तो ये सारा एक्सपीरियंस था जो स्टेप बाय स्टेप जो है जिसने फिर प्रोग्रेस किया करियर। अमेजिंग। सो विहा, आपने एक बड़ी डेडिकेशन के साथ एक खूबसूरत स्टार्ट लिया अपनी जर्नी का। मैं यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेफिनेटली इतनी आप जो स्ट्रगल की सारा, उसमें आपकी सराउंडिंग का क्या रोल रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक लड़की अगेन इवन लड़का भी जब डॉक्टरी की फील्ड छोड़ के, जो जिसको हमारी जैसी सोसाइटीज में एक बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि और आप डॉक्टर हो तो सब कुछ हो, वो छोड़ के वो एक ऐसी फील्ड में आ रहा है जिसका
उसको पता ही नहीं है उस इंसान को, और फिर किसी को नहीं आइडिया कि अब वो आगे अर्न क्या करेगा। उसमें फैमिली का क्या रोल रहा, और आपकी सराउंडिंग्स जो आपके फ्रेंड्स थे या आपके रिलेटिव्स थे उनका क्या रोल रहा? कैसा, क्या आपको फीडबैक मिला या क्या रिएक्शन मिला इस सारे डिसीजन पे आपको? सो एडवर्स रिएक्शन ही था। जाहिर है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली इतना एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, और उनके कंसर्न्स, उनके फियर्स बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल थे। सबको यही लग रहा था कि जो है फेल ना हो जाए, रिग्रेट ना करें ये डिसीजन। और ये फील्ड, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड इतनी नई थी कि इसमें क्या करियर होता है, क्या करियर पाथ होता है, प्रोग्रेस कितनी हो सकती है, सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी पेरेंट्स को। तो सो उनको कन्विंस करने में और उनको कम्युनिकेट करने में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए इस फील्ड में हो सकती हैं, उसमें काफी टाइम लगा। तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस था। इट्स, आई वुड से कि इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो वो अभी भी जो है पेरेंट्स को हर चीज, हर नया स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है। कम्युनिकेशन बस इज द की। बाकी ये कि थोड़ी सी डिटर्मिनेशन मुझे लगता है कि मेरे अंदर थी कि अगर पेरेंट्स या फैमिली सपोर्ट नहीं भी कर रही, तभी मुझे पता था कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है ये फील्ड। मुझे पता था कि मैं अगर नहीं चेंज करूँगी और अगर मैं एज ए डेंटिस्ट ही काम करती रहूँगी तो अभी 10 साल 20 साल बाद मैं बहुत रिग्रेट करूँगी। जब चांस था, जब एनर्जीज थी, जब इतना रिस्की नहीं था, तो तब क्यों नहीं स्टेप लिया। तो मुझे ये पता था कि मेरे लिए ये, मेरी खुशी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, और मुझे ये भी पता था कि पेरेंट्स के लिए अल्टीमेटली आपकी खुशी ही ज़रूरी होती है। सो मैंने जो है अपने आप को जो है हेजिटेट नहीं करने दिया, इस वजह से कि फैमिली सपोर्ट देना है। मुझे अपने रास्ते पे और अपनी जो एक मेरी ड्रीम थी उसको परस्यू करने में मैंने जो हमें डटी रही कि मैंने हटना नहीं है, मैंने पीछे नहीं हटना। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट के आज लाइक मैं 7 साल 8 साल बाद भी अपने पेरेंट्स को यही तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे इस सारी चीज में। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल कि आप उनको दिलासा देते रहते हैं। सो फरीहद, आपने एक और जो बहुत अहम पॉइंट अपनी कन्वर्सेशन में रेज किया था वो ये था कि आपने जब इसको स्टार्ट किया तो यू आर सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप, और आप कह रहे थे मुझे बस लर्न करना है। आज के दौर में जो हमारी यूथ है वो अगर कोई उन्हें कह दे भाई आपने इंटर्नशिप करनी है, और वो या तो लेस पे उसकी पे इंटर्नशिप की होगी, या डेफिनेटली वो मोस्टली जो आप जिस तरह से हमारा स्टार्टअप लैंडस्केप है वो पे नहीं कर रहा होता। तो आजकल वो जो नई यूथ है वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट स्टेटस लगा रही होती है कि इंटर्नशिप इस तरह से होनी चाहिए, ये काम होने चाहिए, फिर वो जब वो काम पे आते तो काम नहीं करते। जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इससे तंग है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इससे तंग है। इस सिचुएशन को, इस नई सिचुएशन को आप किस तरह से देखती हैं कि आपने जो स्ट्रगल की थी और डेफिनेटली उसमें अल्लाह ने आपको एक कामयाबी भी दी है, आप आगे ग्रो भी कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट भी आ रहा है। तो यूथ को इसको किस तरह से देखना चाहिए, इन अपॉर्चुनिटीज को, अगर उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या उनको इस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है? आप तो खुद स्ट्रगल कर रही थी, आपने खुद मांगी अपॉर्चुनिटीज और किया उन पे काम। मुझे, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूंगी क्योंकि मुझे उन लोगों का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है जो इंटर्नशिप्स को थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेटिव समझते हैं और उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं। इंटर्न से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। फुल टाइम एम्प्लॉय का काम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप हायर उनको इंटर्न का नाम लेकर कर रहे हो तो दैट्स नॉट फेयर। तो एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी मुझे है ऑल्सो अनपेड इंटर्नशिप्स, आई स्टिल थिंक कि दे आर नॉट वेरी एथिकल। आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप्स के पास हर दफ़ा जो है इतने रिसोर्सेज नहीं होते, यू आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी स्मॉल स्टार्टअप। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको कई दफ़ा वॉलंटरी वर्क पे रिलाई करना पड़ता है, बट आई थिंक इंटर्नशिप्स आर सपोज्ड टू पे। और मेरी जो सोशल इनोवेशन लैब के साथ भी इंटर्नशिप थी, दैट वाज पेड। सो ये एक है। एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट्स को और यूथ को यही कहूँगी कि आप देखिए कि ट्रेड ऑफ में आपको क्या मिल रहा है। अगर अगेन लर्निंग इज समवन एल्सेस एक्सपेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर कोई जॉब जो है आपको सिखा रही है चीज जो आपके आगे कोई वो स्किल काम आएगा, तो फिर जो है यू कैन लाइक वर्क ऑन अ स्मॉलर एज एंड कंटिन्यू टू इंटर्न एट एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान के साथ जो है मैच करते हैं। जैसे कि मुझे जितने भी स्किल्स हैं सीखे थे, कंटेंट राइटिंग था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है,
कंटेंट डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें मुझे जो है रिसर्च, ये सारी स्किल्स में सीख कर उसके बाद इन स्किल्स के बेसिस पे मुझे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली और इन स्किल्स के बेसिस पे मुझे बड़ी अच्छी वेल पेड जॉब्स और वेल पेड अपॉर्चुनिटी विद वेल पेड वेरी वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली। तो मुझे ये पता था कि अगर अभी मैं सीख रही हूँ तो ये जो है अगर मैं बहुत कम पैसों में तो दैट्स ओके, ये आगे जाकर काम आएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, it's important to value skills that you're learning at the job. It's important to value the experience that you will get from the job. Having said that, not all internship positions teach you as much. कुछ कई लोग जो हैं वो इंटर्न्स को हायर करके सिर्फ डेटा एंट्री का काम दे देंगे या उनको बहुत मीनिंग से टास्क दे देंगे जिससे कोई लर्निंग नहीं होगी। इंटर्न्स को लाजमन कुछ ना कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं। इवन एज एन एम्प्लॉई, अब मैं अपनी सीए पोजीशन पे भी मुझे कुछ ना कुछ काम ऐसे करने पड़ रहे होंगे, थोड़ी सी कुछ डाटा एंटर कर रहे होंगे या थोड़े से कुछ सॉर्ट कर रही होंगे डेटा को, जिससे हमें कोई बहुत नई लर्निंग नहीं हुई होगी। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ टास्क जो है आपके ऐसे भी हैं जो आपको सिखा रहे हैं, जो आप स्किल्स में ऐड कर रहे हैं, देन द ट्रेड ऑफ इज नॉट बैड। तो ये चीज है। अमेजिंग। सो प्रिया, डेफिनेटली हम इसको लाइक आगे अगर देखें, आपकी एक जर्नी का बहुत अहम पार्ट था कि आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो एक लैंडस्केप मैनेजमेंट का काम कर रही थी, काइंड ऑफ स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट करना। अभी देन आपने लैंडस्केप मैनेजमेंट से एक स्विच किया लैंडस्केप डेवलपमेंट में। अब अगर मैं आपका पेप फाउंडेशन का काम देखूं तो नाउ यू आर डेवलपिंग ए लैंडस्केप एंड यू आर एक्सपेंडिंग द थिंग्स। पहले एक जगह पे बैठ के सिर्फ जो उस जगह पे आ रहे थे लोगों उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना था। अभी आप पूरे पाकिस्तान में आपको ट्रैवल भी कर रहे होते हो, आप इंटरेक्ट भी करते हैं, यू आर डेवलपिंग ए न्यू लैंडस्केप एक्चुअली। ये शिफ्ट को आप किस तरह से देखते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एज वेल। मेरा जो सोशल इनोवेशन लैब के साथ पहली जॉब में मेरा जो काम था, दैट वाज मोर अबाउट एनालाइजिंग द लैंडस्केप और देखना कि क्या प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, कौन से सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी नीड्स क्या है, कितनी हम फुलफिल कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, क्या चैलेंजेस उनको आ रहे हैं। सो वो मुझे स्टेप 1 लगता है पूरा अपना काम। जब एक दफा वो सारी चीजें देख ली और पता लग गया कि क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, एग्जिस्टिंग चीजों को एनालाइज कर लिया, तो फिर उसके बाद नेचुरली नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप बाउंड्रीज कैसे पुश करें, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, अब इस इकोसिस्टम को मजीद एक्सपैंड और मजीद बिल्ड कैसे करें, और इतना बिल्ड कैसे करें कि पाकिस्तान में लाहौर ना आना पड़े लोगों को। अगर उनको किसी सोशल एंटरप्राइज को, किसी सोशल एंटरप्रेन्योर को हेल्प चाहिए, उनको हर शहर में पाकिस्तान के और हर गाँव में बैठ के भी वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही हो। तो जो मेरा पेप फाउंडेशन के साथ काम था, दैट स्टार्टेड विद इम्पैक्ट नेटवर्क। उनका एक प्रोग्राम उन्होंने 2018 में लॉन्च किया था, जिसकी प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे आई जॉइंड देम एट फर्स्ट एंड देन आई ग्रेजुअली वर्क माय वे अप टू द कंट्री मैनेजर पोजीशन, जिसमें आपने ऑल 5 प्रोग्राम्स देखे। लेकिन उनका वो इम्पैक्ट नेटवर्क प्रोग्राम कभी यही ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे स्टिमुलेट करें ज्यादा से ज्यादा सोशल एंटरप्राइजेस को पाकिस्तान में, जो फिर सोशल एंटरप्राइजेस स्टिमुलेट होकर आती हैं उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, और फिर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने सपोर्ट करके लेवल पर ले गया है, उनको स्केल कैसे कराएं। तो ये इन चीजों के लिए हमें इम्पैक्ट नेटवर्क के अंडर ये पता था कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और मल्टीपल लीवर्स देखने हैं सिस्टम में, लेकिन इन लीवर्स को हम प्रेस करके कौन से काम, किस तरह की सपोर्ट हम दिला सकते हैं सोशल एंटरप्राइज इकोसिस्टम को। तो अगर मैंने वो पहला काम ना किया होता सोशल इनोवेशन लैब के साथ, जिसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया रही थी, जिसमें क्लोजली ऑब्जर्व करी थी, जिसमें मैं डायरेक्टली फर्स्ट हैंड एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करी थी, तो मैं ये दूसरा जो स्टेप है जिसमें मैंने पूरे इकोसिस्टम के सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके उनको जो है आगे उनके लिए रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस लेकर आने थे, वो मैं ना कर सकती। So my first work as an ecosystem manager kind of built the foundation for my later work as an ecosystem builder or an ecosystem developer. Amazing. So Friya, definitely आपने एक जो जर्नी अपनी पेप फाउंडेशन के साथ स्टार्ट की, मेरे ख्याल से अभी 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इसी तरह 4 साल हो गए। So हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ हमारी जनरेशन बेसिकली कीप स्विचिंग जॉब्स, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जंप करते हैं,
आपका एक एक्सपीरियंस हो गया, डेफिनेटली जो आपका काम था मार्केट के साथ इंटरेक्ट करना, उसमें बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर भी हुई होंगी। अभी आपने स्टार्ट में एक बात बोली थी, वो बहुत लाइक एक अमेजिंग थिंग है कि आप कह रहे हैं कि आप जब वापस भी आएंगे, हम उस तरफ भी जाते हैं जो आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, सो वापस भी आएंगे तो आप पेप फाउंडेशन के साथ ही स्टार्ट करना चाहोगे। आप इस लॉयल्टी फैक्टर को किस तरह से देखते हो, और आने वाली यूथ को जो जिनके लिए हम ये सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इस लॉयल्टी फैक्टर के लिए क्या एडवाइस करना चाहोगे? अवैस, मैं फिर जो हूँ उन्हीं लोगों की साइड लूंगी, अपने यंगस्टर्स की साइड लूंगी, और मैं ये कहूंगी कि अगर किसी को अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी वर्क एनवायरनमेंट मिल रही है, प्रोग्रेस मिल रही है, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिल रही है, तो फिर वो जॉब्स नहीं छोड़ेंगे। हम यंगस्टर्स से जॉब लॉयल्टी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे अक्सर एम्प्लॉयर्स और अक्सर कंपनीज अपनी वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर करने में नहीं उतनी एफर्ट डालती। मैंने बहुत से लोगों को देखे जो अपनी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत से लोगों को देखे जो अपने वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की बहुत कंप्लेन करते हैं। और अगर कोई जॉब स्विच कर रहा है ना, तो यूजुअली मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर जो जॉब स्विच कर रहा। ये होता है कि या कहीं आपको सीखने का ज्यादा मौका मिल रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि अब हम स्टेगनेंट हो गए हैं, स्कूल में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ये रीजंस होते हैं। या फिर किसी को वर्कलोड बहुत ज्यादा लग रहा है, किसी को लग रहा है कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो दूसरी जॉब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो अगेन आई अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। मुझे जिन रीजंस की वजह से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने लंबे अरसे से काम कर रही हूँ, वो द रीजंस आर मल्टीफोल्ड। मुझे जो चीजें यहाँ से मिल रही हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे और ऑर्गेनाइजेशंस में इजीली नहीं मिल सकती। नंबर वन, जो काम मैं कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत करके इस फील्ड में आई हूँ, और फील्ड में आने के बाद भी इतनी मेहनत की है कि मुझे अब सुपरफिशियल और शैलो काम नहीं करना। मुझे वो काम करना है जिसका मुझे एक्चुअली जो है रिजल्ट नजर आ रहा हो और इम्पैक्ट नजर आ रहा हो। और मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना था जो कि खुद अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो और खुद पूछते हो कि वाकई हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई फायदा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। वो वाकई रिफ्लेक्ट करते हो कि काम से क्या फायदा हो रहा है। सो दिस वाज दैट पेप फाउंडेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा फिर मुझे यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन के लिए खुद से कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे बॉसेस मुझे बता देते कि एट दिस स्टेज अब आपको मूव ऑन कर देना चाहिए नेक्स्ट रोल पे, और आपको ये रोल जो है ना किसी और के को डेडिकेट कर देना चाहिए, एंड यू डिजर्व रेज और ये सारी चीजें। मुझे एक दफा भी अपनी बॉस से रेस के लिए नहीं बात करनी पड़ी। शी वुड टेल मी कि आपको ये चीजें करनी पड़ी है। वर्कलोड हमेशा मेरा बहुत मैनेजेबल रहा है। काम हम बहुत करते थे, बहुत अच्छी पेस पे करते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे आउट ऑफ ऑफिस आवर्स कभी तंग नहीं किया गया, मुझे वीकेंड्स पे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया कि काम होगा। सो एक बहुत डिसिप्लिन के साथ एक बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से हमने काम किया है, बड़ी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया है। सो वो मेरे लिए बड़ा आसान था। पर्सनली भी मुझे मेरी ग्रूमिंग के लिए, मेरे स्किल्स बिल्ड करने के लिए जो है हमेशा से बहुत गाइडेंस और बहुत सपोर्ट रही है। इसके अलावा जो है अगर कभी, क्योंकि एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था मेरा और मेरी बॉस और मेरे सीनियर्स के दरमियान, तो हमेशा अगर कभी मैं नहीं परफॉर्म कर पा रही अपने उस लेवल पे जिस पे मैं नॉर्मली करती हूँ, तो हमेशा बड़ी अकोमोडेटिंग और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट थी, बड़ा अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स था कि दैट्स ओके। जैसे पेंडेमिक में हम सारे बहुत ज्यादा लोग थे जो हम नहीं बहुत स्ट्रेसेस थे और हम लोग नहीं उसका परफॉर्म कर सकते थे, तो हमेशा ये था कि इट्स ओके, एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट, वी अंडरस्टैंड, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। अगर दिन में 2 घंटे भी काम हो रहा है तो दैट्स ओके। बाय द वे आई मस्ट आल्सो मेंशन कि मैं पिछले 4 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ पेप फाउंडेशन के साथ, और जितना काम जो हमने अचीव किए ये प्राइमरीली वर्क फ्रॉम होम था, विद ओकेजनल विजिट्स एंड ओकेजनल ट्रिप्स to the organizations that we work with. So ये चीजें जब एक जॉब आपको इतना फैसिलिटेट कर रही हो हर तरह से, तो डेफिनेटली आई थिंक आई एम लकी एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग एट सच एन ऑर्गेनाइजेशन। Amazing. So, Priya, definitely 6 से 7 साल की आपकी जर्नी है इस सोशल लैंडस्केप के साथ, इस इम्पैक्ट लैंडस्केप के साथ। यूजुअली होता ये है कि क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, मुझे हर दूसरे दिन जो मैसेज आ रहा होता है कि हमने अभी जो है वो मास्टर के लिए जाना, PhDs के लिए जाना। द प्रॉब्लम इज जब उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं, वो क्यों बाहर जाना चाहते हैं, क्यों बाहर से डिग्री लेना चाहते हैं, या कौन सी डिग्री लेना चाहते हैं। उनका सिर्फ ये होता है हमें डिग्री में एडमिशन मिले और हम बाहर आ जाए। लेकिन आपने अब 6 साल बाद, 7 साल बाद अपनी जर्नी नई स्टार्ट करने का प्लान किया है।
जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जा रही हैं ऑक्सफोर्ड को ज्वाइन करने। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी उस जर्नी के ऊपर थोड़ा सा जो है रोशनी डालें और लोगों के साथ शेयर करें कि 7 साल बाद जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल करियर में चल रहे हैं तो आपने ऐसा डिसीजन बनाया और किस तरह से ऑक्सफोर्ड की ये जो है वो मंजिल अचीव किया। मैंने यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज तब से देखने शुरू कर दिए थे जब से मैं अभी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे सोशल एंटरप्राइज फील्ड का पता चला था। मैंने कोर्सेज सर्च करने शुरू कर दिए थे और मैंने अप्लाई भी करने शुरू कर दिया था। एंड आई टोल्ड यू कि मैंने एक रिसर्च प्रपोजल भी पूरा लिखा था जो मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट भी कराती थी। मुझे पिछले 7 साल में मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया और 6 दफा मुझे ऑफर लेटर्स आ गए डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, इंक्लूडिंग वॉरिक यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2 बार मुझे ऑफर्स आ गए। लेकिन हर दफा ये होता था कि मैं स्कॉलरशिप्स के लिए भी साथ अप्लाई करती थी तो मैं स्कॉलरशिप के लिए या सिलेक्ट नहीं होती थी या शॉर्टलिस्ट होती थी, इंटरव्यू स्टेज पे जाती थी और फिर फाइनल सिलेक्शन होता था। एंड बिकॉज अ मास्टर्स इन यूके इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, तो आई कुड नेवर अफोर्ड टू गो ऑन माय ओन, सो आई हैड टू वेट फॉर अ स्कॉलरशिप। सो मैं हर साल जब स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रही होती थी तो मेरे लिए जैसे एक ना कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का या एक सेल्फ असेसमेंट का मोमेंट होता था कि मैंने अब इस साल में क्या नई चीजें सीखी हैं, किस नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और मेरी जो है एप्लीकेशन है वो लास्ट ईयर से किस तरह बेहतर हुई है। तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का टाइम होता था जिसमें मैं हर साल जो हूँ मजीद कुछ प्रोग्रेस और मजीद कुछ चीजें ऐड कर रही होती थी। ऑक्सफोर्ड के लिए मेरा प्रोग्राम, एमबीए प्रोग्राम मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करता था, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे सो फार फेच्ड कि मैं यहाँ इसके लिए तो भी पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा कभी सिलेक्शन हो, ये इतना सो हाईली रैंक प्रोग्राम। लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि इसको एक दफा अटेम्प्ट कर लेना चाहिए बिकॉज आई हैड सो मच एक्सपीरियंस। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। सो 2 ऐसी स्कॉलरशिप्स थी जो कि ऑक्सफोर्ड एमबीए को फुली स्पॉन्सर फंड कर रही थी ऑक्सफोर्ड एमबीए स्टूडेंट्स को। सो वो अब जो है हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई आपने तभी करना होता है जब आप ऑक्सफोर्ड एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी डेडलाइन 8 जनवरी होती है इन सारी स्कॉलरशिप्स के लिए और प्रोग्राम के लिए। सो लास्ट ईयर में मैंने देखा जीआरई सबसे पहले देना था मुझे। अगेन वो 2 महीने की एफर्ट लगी। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन सितंबर और नवंबर में जाकर मैंने जो है दिया अपना प्रोग्राम दिया। माय स्कोर वाज 317 which is not a very high score. So again मुझे लगा कि ये जो है ऑक्सफोर्ड की अगर आप एवरेज चेक करें तो देयर एवरेज स्कोर और मीडियम स्कोर जो उनकी वेबसाइट पर लिखा है वो है 161 इन क्वांटिटेटिव एंड 161 इन वर्बल। सो आई हैड 161 इन वर्बल बट आई हैड 156 इन क्वांटिटेटिव जो कि एवरेज से कम था। सो आई थॉट कि नहीं ये स्कॉलरशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, अगर कभी एडमिशन हो भी जाता है तो नहीं होगा। बट लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सीज ऑन इट्स वेबसाइट GRE is only one part of your application. They look at your entire profile and then they make a decision. जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी फिल कर रही थी ना तो उनका हर क्वेश्चन पढ़कर मुझे लग रहा था कि जैसे दिस वाज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस मेरा पिछले 7 साल में जमा हो गया है काम कर करके कि वो मैं जो आंसर अब दे सकती थी और जिस तरह की एप्लीकेशन में अब लिख सकती थी और जिस तरह अपने गोल्स में अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन कर सकती थी वो मैं पिछले सालों में नहीं कर रही थी। So although मैं हर दफा अप्लाई कर रही थी and I have had some 15 scholarship rejections in these last 6 years before Oxford. 7 साल में मैंने कोई बहुत दफा अप्लाई किया था और बहुत रिजेक्शंस आई थी और बहुत कई दफा ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन होकर भी लास्ट स्टेज पे जो है स्कॉलरशिप के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो गई लेकिन लास्ट स्टेज पे जो है मुझे नहीं मिली और वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस होता था हर दफा। और मैं हर दफा ये भी सोचती थी कि बस अब आइंदा नहीं अप्लाई करना, लेकिन फिर बस वो एक कीड़ा है कि नहीं परसिस्टेंट रहना है, करते रहना है। तो फिर इस तरह ट्राई करना नहीं मुझसे छूटता था, वो मजबूरी लगती थी मुझे कि बस ट्राई तो करना ही है अगर नहीं भी होता तो। सो ऑक्सफोर्ड की जब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस सारा एमबीए का देखी थी इट वाज सो डिटेल्ड, इतना ज्यादा वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, अगर लोग हायर किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं,
और ये भी पूछते हैं कि फिर आपको कैसे पता है कि ये इन चीजों से हायर किए जाते हैं, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो इतनी डिटेल आपको तभी आती है जब आपने 6 साल 7 साल किसी चीज में बहुत डेप्थ में जाकर काम किया हो, आपने हायर हुए भी हो ऑर्गेनाइजेशन में और आपने हायरिंग की भी हो, आपने टीम एक्सपैंड भी की हो, तो फिर आप इतने डिटेल आंसर दे सकते हैं। फिर फ्यूचर गोल्स में क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। तमाम स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए और तमाम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए भी दे रियली वांट यू कि आप कितनी एप्लीकेशन कि कितनी जो है फ्यूचर गोल्स आपने वापस आकर क्या करने हैं, तो क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। दूसरी चीज उनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो वो देखते हैं वो ये कि आप क्रिटिकल थिंकर्स कितने हैं, आपको जो दिया जाता है आप उसी को सच मान लेते हैं या आप उसको खुद सोच के एनालाइज करके क्रिटिसाइज करके उसमें कुछ तब्दीली लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि मुझे लगता है कि थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्राइज अप टू डेट नहीं है, थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्राइज में कुछ गैप्स हैं, वो प्रैक्टिस को सही तरह कैप्चर नहीं कर पाए, और वो गैप्स मैंने मेंशन किए थे और मैंने फिर कुछ लिंक्स रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक्स दिए थे कि ये हैं जो मेरी वाली बात को ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए जो है हमें थ्योरी ऑफ सोशल एंटरप्राइज को डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो मजीद अच्छा जो है सपोर्ट कर सके सोशल एंटरप्राइज को। ये सारी बातें मुझे तब ही पता लग सकती थी जब मैंने एक तो मेरी थ्योरी की नॉलेज अपडेटेड हो और नंबर 2 जब मेरी एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो कि मैं ये एनालाइज कर सकूं। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग मुझे लगता है कि मेरा बहुत प्लस पॉइंट था। एक्सपीरियंस इन डेप्थ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्यूचर प्लान्स विद क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव अगेन बीन फॉर्चुनेट कि मैंने पिछले 6 सालों में इतने ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स पे और इतने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जैसे हमने एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 9 इंक्यूबेशन सेंटर्स की कैपेसिटी बिल्ड की थी टू बेटर सर्व द नीड्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु गेट इंक्यूबेटेड एट दोज इंक्यूबेटर्स। और इसके लिए पूरा करिकुलम डेवलप करना था जो कि मैंने किया था बेस्ड ऑन इंटरनेशनल करिकुलम जिसको हमने लोकलाइज करके डेवलप किया था। सो वो ये काम इतना ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो लगता है। फिर एक रिसर्च स्टडी, अच्छा ऑक्सफोर्ड में एमबीए एप्लीकेशन में एक स्पेशल सेक्शन होता है कि अगर यू हैव एनी पब्लिकेशंस तो आप वो मेंशन करें। एंड यू नो कि हमने एक पब्लिकेशन पे काम किया था सोशल इनोवेशन लैब में, यू एंड बाय बोथ वर्कड ऑन दैट वाज बियॉन्ड द बस, अ डीप डाइव इनटू पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो वो उसको पूरा मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि मैं किन किन रोल्स में इन्वॉल्व रही थी। ये सारी चीजें जो है आपको पोजीशन करती है एज ए लीडर इन योर फील्ड एंड नॉट एज अ फॉलोअर जब ये सारी चीजें होती हैं। सो ये रीजन थी आई थिंक कि मैं फिर वाइटफील्ड हॉफमैन स्कॉलरशिप है ऑक्सफोर्ड की, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लोगों को होती है, हर साल 30 लोगों को दी जाती है। एंड दे गिव स्कॉलरशिप टू पीपल डूइंग मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज, पीपल डूइंग मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, और 4 or 5 स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि उन्होंने एमबीए के स्टूडेंट्स को देनी होती है। So I have, and you have to be like really come across as a good candidate, someone on top of your badge to be able to secure this scholarship. So I'm so fortunate and I'm so honored that I was interviewed for this scholarship back in April, and within a week I was given the offer letter to study MBA completely at the expense of Waddington Hoffman Trust and its partner organizations. So inshallah, I'll be starting my MBA at Oxford from September this year. अमेजिंग प्रिया, हम दुआ करते हैं कि आपकी ऑक्सफोर्ड की जर्नी भी इसी तरह से कामयाब और अच्छी गुजरे और आप वापस आके इस लैंडस्केप को जो है वो सर्व करें। प्रिया, डेफिनेटली हम अपनी जो है सेशन की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग बिकॉज आप इस इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करती हैं, अगेन मैनेजिंग दैट लैंडस्केप टू डेवलपिंग दैट लैंडस्केप, आपने वो सारा प्रोसेस देखा है। जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेशली ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस देंगी अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप लैंड स्पेशली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं? एंड देन जो लोग अपना कैरियर या डिग्री स्विच करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कैरियर जो डिग्री स्विच करना चाह रहे हैं वो उनको तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि रिसर्च आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि ये फील्ड स्विच करना इतना कि काफ़ी डिमांड्स अ लॉट ऑफ वर्क।
और ये एक सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं रहती। फिर आप जब ऑफ टाइम में भी आप आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आप ओपेड्स पढ़े होंगे, आप बुक्स पढ़े होंगे इस बारे में। सो ये चीज इतना आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आपके लिए जो है पैशन होना और शौक होना बहुत जरूरी है आपकी जो भी नई फील्ड है। सिर्फ ये ना देखें कि राइजिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, और तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी देखिए कि आप जो है किस फील्ड में इतना ज्यादा अपना टाइम और एफर्ट स्पेंड कर सकते हैं। सो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर इन अ सेंस लकी कि एंटरप्रेन्योरशिप वो फील्ड मुझे लगती है जो कि हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों को वेलकम करती है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें आपकी तरह के कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट भी हैं, इसमें हर तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड के, इसमें कोडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट तरह के लोगों को यहाँ ये वेलकम करती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप लिमिट नहीं करती। एंटरप्रेन्योरशिप ये कहती है कि आप को जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं आप उनको अपॉर्चुनिटीज की नजर से देखें और उनका सोल्यूशंस निकाल कर एक सस्टेनेबल तरीके से उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करें। सो दिस इज अ गुड फील्ड टू ज्वाइन, लेकिन अपने माइंड को ना फिर एंटरप्रेन्योरियल करना पड़ता है। मैंने कोई स्टार्टअप नहीं शुरू किया, आई होप आई डू दैट एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, आई हैव अ ड्रीम फॉर दैट, लेकिन अभी तक मैंने कोई स्टार्टअप नहीं शुरू किया। लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की जरूरत हर स्टेज पे पड़ी है। इवन एज एन इकोसिस्टम बिल्डर भी जब मैं काम करी थी, तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो आपकी। आप प्रॉब्लम्स को लेकर डिसअपॉइंट ना हो जाते हो, आप उनके सोल्यूशन ढूंढते रहते हो। दूसरी एंटरप्रेन्योरियल चीज ये होती है कि आप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हो अपनी नॉलेज को, आप कॉन्स्टेंटली अपने सॉल्यूशंस को भी पिवट करने सीख रहे हो। आप स्टेगनेंट कहीं पे ना हो, आपकी ग्रोथ, आपकी सोच कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट लर्निंग हो रही है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड के लिए नेटवर्किंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये चीजें इनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। अगर और अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो या आप बहुत एक्सेंट में बोल रहे हो, क्योंकि आपको और लोग नजर आ रहे हैं स्क्रीन में जो आपको लग रहा है ऐसे बोल रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बोले तो आपका पैशन नजर आए, आपकी लर्निंग नजर आए, आपका होमवर्क नजर आए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस तरह की सिंसेरिटी नजर आए, जब ये चीजें, ये इंग्रेडिएंट्स होना, फिर आप किसी से भी मिलेंगे वो आपको बहुत वेलकम करेगा, और जितने भी लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। रीचिंग आउट का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने जितनी भी जॉब्स मैंने ली हैं इस फील्ड में, दे हैव ऑल बीन मेड पॉसिबल थ्रू नेटवर्किंग। जो मैंने पहली एक सोशल एंटरप्राइज में इंटर्नशिप की थी, वो भी मुझे बिकॉज आई वाज रीचिंग आउट टू ऑल द सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इसलिए मुझे मिली थी। सोशल इनोवेशन लैब में जो मुझे इंटर्नशिप टर्न इनटू जॉब मिली थी, वो भी इसीलिए मिली थी क्योंकि आई रीच आउट टू देम। फिर जो मुझे पेप फाउंडेशन के साथ जॉब मिली थी, वो भी मिली थी क्योंकि आई रीच आउट टू द मैनेजिंग ट्रस्टी Shahida Salim, who is a serial social entrepreneur and has multiple successful scaled social enterprises to her credit. I reached out to her, sent her an email out of nowhere, and I said कि मुझे आपका काम और आपके प्रोजेक्ट्स बहुत फैसिनेट करते हैं और मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, and I just want to meet you and I just want to talk to you. And when I met her for the first time, within 15 minutes of meeting her for the first time, she had offered me a job as a program manager for Impact Network. And I wasn't even meeting her for an interview or anything. लेकिन वो होमवर्क नजर आता है, पैशन नजर आता है, लर्निंग की एक क्रेविंग नजर आती है, तो सारे लोग आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में मैंने नोट किया कि पीपल, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें पीपल रियली वैल्यू हार्ड वर्किंग, प्रोएक्टिव, एफिशिएंट, पैशनेट पीपल। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स आपके एंटरप्रेन्योरशिप हैं और आप इस तरह की किसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो लोग वेलकम करते हैं और लोग आपको वैल्यू करते हैं, आपका हार्ड वर्क और आपको एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स ट्रीट करते हैं। तीसरी चीज ये भी है कि आपके जो है रिलेशनशिप्स हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए, इवन विद ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू आर लीविंग। My past employer, Mariam Mohideen, and my current employer, Shahida Salim, they both have been very kind in giving me like dozens of recommendations letter every time when I applied for a scholarship or when I applied for a university. They were always ready to send out their recommendations letter. I think it's such a huge I'm so grateful for this. I feel indebted to them कि इन्होंने इतना हमेशा टाइम निकालते थे. I think it's such a huge favor that they do to you. So learning abilities, passion, interest in this particular field, research, homework, good communication skills, good interpersonal skills, networking, reaching out, problem solving capability, solution oriented approach, constantly pivoting and changing your perspective, that approach, ये
एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में काम करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़े हार्ड टेक्निकल स्किल्स की तरफ देना चाहते हैं तो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, रिसर्च, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशंस अगेन, ये वो चीजें हैं जो ये स्किल्स हैं जो आपको हर रोल में काम आएंगी। सो मेक इट अ ग्रेजुअल जर्नी, आई डोंट वांट टू स्केयर एनीवन, फोकस ऑन वन स्टेप एट अ टाइम। पूरे करियर पाथ और आप पहले दिन से प्लान नहीं कर सकते, ये वेद ही होता है और ये हमारे ऊपर नहीं होता। सो आप सिर्फ वन स्टेप एट अ टाइम इसमें फोकस करें। उस स्टेप के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो आप अपने गैदर करने की कोशिश करें, अपने स्टेप बाय स्टेप जो है जर्नी को आगे लेकर चलें। थैंक यू डॉक्टर फ्रीहा फॉर योर टाइम। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जर्नी को भी एक्सप्लेन किया और जो सजेशंस दी वो भी बहुत हेल्पफुल होंगी हमारी ऑडियंस के लिए। सो नाज़रीन, आज के जो सेशन है हमारा, उससे अगर मैं की पॉइंट्स कुछ शेयर करूं तो सबसे पहले कि स्टार्ट स्मार्टली। आपको वक्त से पहले अपने उस पैशन के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको रीडिंग्स करनी पड़ेगी, उसके लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एंड देन डू योर होमवर्क प्रॉपरली। आप अगर किसी जॉब को छोड़ के स्विच करना चाह रहे हैं या किसी डिग्री को, कोई भी अपना प्रीवियस रिसोर्स छोड़ के आगे जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी सेविंग्स, अपने रिसोर्सेज, अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज करना है। आपको क्या चाहिए होगा उस स्टेप को लेने के लिए अपना वो होमवर्क आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली द परसिस्टेंसी इज द एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कि हमने डॉक्टर फ्रीहा की सारी कन्वर्सेशन से एक चीज़ सीखी है कि आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा अपने डिसीजंस पे, अपनी स्ट्रगल पे, और उसके ऊपर फॉलो अप्स आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें यहाँ इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।